ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लिया था। हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। और इनको पता करने का सिंपल तरीका मैंने क्या बताया था, इनके डायग्राम से। इनका जो क्वाइलिंग होता है, पहले जो क्वाइल होता है जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, फिर बीच में एक नरम लोहे की पट्टी होती है और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो मतलब वो ज्यादा करेगा वोल्टेज, यानी कम को ज्यादा कर देगा, तो इसे हम कहेंगे स्टेप अप। और अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे मैं प्राइमरी बना रहा हूं और ये सेकेंडरी बना रहा हूं, अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यानी ये जो कॉइलिंग की नंबर ऑफ टर्न समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो कॉइलिंग का जो ऐसे ऐसे सिकुड़ा हुआ है, अगर वो कम है तो ये क्या करेगा, ज्यादा वोल्टेज को कम कर देगा, इसलिए इसे कहेंगे स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो ये बीच का इसका कोर होता है वो नरम लोहे का बनाया जाता है, और इसमें भी सिलिकॉन सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है। फिर हमने देखा था जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर को कांस्टेंट रखता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VIP, जिसमें ये पावर को कांस्टेंट रखने के लिए अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को कम कर देगा, और अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज को कम कर देगा। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तो ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। उसके बाद ट्रांसफार्मर कौन से करंट पर काम करता है, AC करंट या DC करंट। तो ट्रांसफार्मर हमेशा AC करंट पर काम करता है, DC करंट पर नहीं काम करता है। ठीक है। अगर इसमें DC करंट चला जाएगा तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, इसलिए ये हमेशा AC करंट पर काम करता है। और ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है क्योंकि ये मूवेबल नहीं होता है। ठीक है। इतनी सारी चीजें। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, अभी करंट के बारे में आगे चलेंगे तो हम और समझ लेंगे कि अच्छा ऐसा साइन देखा होगा, ये ऐसा ऐसा साइन। ठीक है। ये जैसे कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, क्योंकि उसमें हमें करंट कभी हाई तो कभी लो, कभी हाई तो कभी लो, कभी हाई तो कभी लो, यानी अल्टरनेट तरीके से मिलता है। लेकिन ये अल्टरनेशन इसका इतना अधिक होता है कि 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमें इनके बीच का हाई लो का गैप समझ में नहीं आता है। तो ये अल्टरनेट तरीके से हाई लो मिलने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, अल्टरनेटिव करंट यानी AC करंट। अब इन्हीं AC करंट को अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि ये एक ही खाली हाई 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 ऐसा देने लगे, यानी एक ही डायरेक्शन में दे, एक ही डायरेक्शन में दे, तो इसे हम कह देंगे डायरेक्ट करंट, और इसको कहते हैं DC। समझ में आया? तो हम समझेंगे कि कैसे AC को DC में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। अभी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना नॉर्मल सा जो मैंने रिव्यू दिया है उसको याद रखना। ठीक है। ओके। अच्छा, हमने भाई स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में तो समझ लिया था, हमने ये भी समझ लिया था कि इन्हें कहाँ कहाँ लगाया जाता है। लेकिन क्या होता है, जो शहर होते हैं, शहरों में तो लाइट फिक्स्ड वोल्टेज पर आती है, जैसे हमारे घरों में 240 वोल्ट आता है। ठीक है, 240 वोल्ट। लेकिन गांव में ऐसा होता नहीं है। गांव में कभी 300 वोल्ट हो जाएगा तो कभी 200 वोल्ट हो जाएगा, है ना, घटते बढ़ते रहता है। तो भाई घरों में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए कि नहीं, जो अगर पावर हाई हो जाए तो उसे कम कर दे और कम हो जाए तो उसे हाई कर दे, है ना। तो पहले टाइम पीरियड में अगर देखा होगा तुमने तो सबके घरों में ऐसा वाला टीवी होता था। ठीक है। और टीवी के बाजू में यहाँ पर एक बॉक्स रखा रहता था ऐसा, और उसमें एक नॉब लगा रहता है। तो जैसे ही कभी अगर लाइट कम होती होगी तो लोग इस नॉब को घुमाते होंगे, घुमा घुमा घुमा, धड़ 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 2-3 बार खट 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 मारते होंगे, तो वोल्टेज बढ़ जाता होगा, टीवी चलने लगता होगा। और फिर जब वोल्टेज बहुत हाई होता होगा तब उसको
इधर कम करते होंगे, कम कर और फिर से वोल्टेज को कम कर देता था और फिर से टीवी चलने लगता था। वो क्या करता था, वो वोल्टेज को स्टेबल रखने का काम करता था, उसे कहते थे स्टेबलाइजर। याद है क्या? स्टेबलाइजर। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्टेबलाइजर है। ठीक है, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या होता है? कुछ नहीं, छोटा ट्रांसफार्मर होता है। इसमें इसकी जो क्वाइलिंग होती है ना, अब देखो इसका थोड़ी सी बनावट मैं इंटरनल समझाता हूँ। जैसे प्राइमरी कॉइल है, इधर बीच में कोर है, सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि एक ये वाला इधर से कॉइल, इसको जोड़ दिया जाता है इसके साथ। क्यों? और यहाँ पर एक नॉब लगा दिया जाएगा, मान लो घुमाने वाला नॉब है। तो इसको जब तुम इस साइड घुमाओगे तो ये क्वाइलिंग इसमें से निकल के इसमें शिफ्ट हो जाएगी और इधर का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा और ये किस तरीके से काम करने लगेगा? स्टेप अप की तरह। और अगर तुम इसको इस साइड घुमा दोगे तो इसमें से क्वाइल निकल के इसमें चला जाएगा, यानी प्राइमरी का नंबर बढ़ जाएगा, सेकेंडरी कम हो जाएगा और ये स्टेप डाउन की तरह काम करने लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये अंदर इसके स्टेबलाइजर में ये होता है ट्रांसफार्मर ही, बस फर्क क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है भाई उसमें ये वाला अलग से सेक्शन नहीं लगा रहता है जिसे हम कम ज्यादा कर सके, उसमें फिक्स रहता है। लेकिन स्टेबलाइजर में हमारे पास वो सुविधा दी रहती है कि हम उसे मैन्युअली कम ज्यादा कर सके। प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल का जो कॉइलिंग नंबर ऑफ टर्न्स है उसे बढ़ा और घटा सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? ओके, तो बताओ स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? स्टेबलाइजर का काम वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज को स्टेबल रखना, वोल्टेज को स्टेबल रखना। ठीक है, वोल्टेज को स्टेबल रखना। अब जैसे कोई मान लो कि तुम जब स्टेबलाइजर लेने जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा स्टेबलाइजर लेना है ना? तो स्टेबलाइजर लेने के लिए एक टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। क्या कहते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का मतलब सिंपल क्या है? वोल्टेज ही। ठीक है, वोल्टेज ही। ठीक है, वोल्टेज ही। अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर में वोल्टेज कितना आता है? फिक्स्ड वोल्टेज कितना आता है? 220 वोल्ट। लगा ले क्या? फिक्स्ड वोल्टेज 220 आता है। ठीक है, चार पांच क्या होता है? फिक्स्ड वोल्टेज 220 है। ठीक है, 220 वोल्टेज आता है, ये याद कर लो। हमारे घरों में फिक्स्ड वोल्टेज 220 है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हालांकि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ाऊंगा उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तब उसमें बताऊंगा, बट यहाँ पर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बताते चल रहा हूँ, भूलना नहीं इस चीज को। ठीक है, हाँ, तो फिक्स्ड वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, तो भूल जाओ, अभी 50 हर्ट्ज भूल जाओ, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। 220 वोल्ट आता है। तो जब हमारे पास ये जो स्टेबलाइजर होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? मतलब कि जैसे जाओगे वहां दुकान पे तो पूछेगा कितने वोल्टेज का दे दूं स्टेबलाइजर, तो भाई मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मुझे 220 वोल्टेज वाला स्टेबलाइजर दे दो, क्योंकि अगर ये 220 वोल्टेज का ले लूंगा या ले लूंगी तो जैसे ही मैं बढ़ाऊंगी ये क्या करेगा? 220 वोल्ट से बढ़ा करके 400 वोल्ट कर दे या 250 वोल्ट कर दे, क्योंकि ये मेरा स्टेबलाइजर ऑलरेडी 220 वोल्ट का है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये क्या कर देगा? 400 वोल्ट कर देगा, तो भी मेरा टीवी भ्रष्ट हो जाएगा, है ना? तो भी मेरा टीवी भ्रष्ट हो जाएगा। और अगर ये इसको घटा करके जैसे 220 वोल्ट से घटा करके और कम कर दे तो भी काम नहीं कर पाएगा। तो अमूमन क्या किया जाता है? अमूमन स्टेबलाइजर लिया जाता है, देखो उस वोल्टेज का, जैसे कि वो कहेगा कि भाई तुम्हारे स्टेबलाइजर का कट ऑफ कितना होना चाहिए। कट ऑफ का मतलब
एक मिनिमम वोल्टेज जो हमारे घर में आए तो हमारा स्टेबलाइजर उस वोल्टेज को उठा करके 220 वोल्ट तक कर सके। ठीक है, यानी हमारा जो स्टेबलाइजर है वो कौन से कम वोल्टेज तक काम कर सकता है। जैसे मान लो कि हमारे घर में 60 वोल्ट आया, ठीक है। अब 60 वोल्ट अगर आएगा, 60 वोल्ट कम से कम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम अगर 60 वोल्ट आया और मेरे स्टेबलाइजर का कट ऑफ वोल्टेज है 60 वोल्ट, तो ये क्या करेगा कि इस 60 वोल्ट को उठा करके 220 वोल्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा कि हमारा जो ये स्टेबलाइजर है इसका कट ऑफ वोल्टेज आप दे दो 150 वोल्ट, ठीक है, 150 वोल्ट, और हमारे घर में अगर 60 वोल्ट आया, तो बताओ क्या हमारा ये स्टेबलाइजर काम कर पाएगा? इस 60 वोल्ट को 220 वोल्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको काम करने के लिए ही साला 150 वोल्ट चाहिए है? और हमारे घर में आ रहा है 60 वोल्ट, तो इसके पावर के बराबर भी नहीं आया। हमारा जो घर में वोल्टेज आ रहा है इसके बराबर ही नहीं आ पा रहा है, तो ये 60 वोल्ट को क्या ही 220 वोल्ट करेगा। तो इसलिए जो स्टेबल, मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। ठीक है, देखो मैंने कहा कि जैसे हमारे घर में फिक्स्ड वोल्टेज कितना आता है? 220, ठीक है, 220। अब मैं गया स्टेबलाइजर लेने, तो दुकानदार ने कहा कितने का दूं? तो मैंने कह दिया कि 100 वोल्टेज वाला स्टेबलाइजर दे दो जिसका कट ऑफ वोल्टेज 100 हो। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि यूपीएससी में मेंस क्लियर करने के लिए प्री का एक कट ऑफ होता है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उन्होंने कहा कि 60 मार्क्स कट ऑफ है, यानी तुम्हारा कम से कम कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। जो कट ऑफ है मतलब 60 आना चाहिए ना। 60 से कम रहेगा तो क्या तुम प्री क्लियर कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। बस वैसे ही समझो कि मैंने अपना स्टेबलाइजर का कट ऑफ वोल्टेज लिया है 100, ठीक है, 100, और मेरे घर में अगर वोल्टेज आ गया 90, तो बताओ क्या ये स्टेबलाइजर इस 90 को 220 तक ले जा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये 90 कट ऑफ के पास भी नहीं है। मतलब अगर ये 90 101 होता तब मेरा स्टेबलाइजर एकदम धड़ाक से काम करता और इस 101 को 220 बनाने की क्षमता रखता। लेकिन हमारे घर में आया 90 और हमारा कट ऑफ है 100, तो क्या हमारा स्टेबलाइजर काम करेगा? नहीं। क्या हमारा स्टेबलाइजर प्री क्लियर कर पाया? नहीं, नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका कट ऑफ हाई है, 100 है, और हमारे घर में वोल्टेज 90 ही आया है। जब तक वो कट ऑफ के बरोबर या कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा नहीं आएगा, स्टेबलाइजर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो जब भी स्टेबलाइजर लेने जाना तो कम से कम कट ऑफ वाला स्टेबलाइजर लेना। कम से कम मतलब जितना लो हो सके। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में 220 वोल्ट आता है, तो उससे कह दो भैया कि हमको जो है 50 वोल्ट कट ऑफ वाला स्टेबलाइजर दे दो। यानी कि अगर हमारे घर में कम से कम अगर आएगा तो 50 वोल्ट तो आएगा, और 50 वोल्ट भी अगर आ गया तो मैं अपने स्टेबलाइजर का नोब घुमा करके उसे 220 वोल्ट कर सकती हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? तो स्टेबलाइजर खरीदने से पहले हमें उसका कट ऑफ वोल्टेज जानना या कट ऑफ पोटेंशियल जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो ट्रांसफॉर्मर से एक सवाल पूछता है न्यूमेरिकल। वो पूछता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो के बारे में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में हमको पता है क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, कोर और सेकेंडरी रहेगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर रेशियो के बारे में क्वेश्चन पूछता है
ट्रांसफॉर्मर रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और N1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल N1 और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल N2, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल याद रखना, वो पूछेगा क्या, वो सीधा सीधा पूछेगा कि स्टेप अप के लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आर शुड बी ग्रेटर देन 1, आर शुड बी ग्रेटर देन 1। अच्छा, ये आर एक से बड़ा कैसे आएगा? अगर नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 दोनों बराबर हो जाए तो क्या आर एक से बड़ा आएगा? नहीं आएगा। किस सिचुएशन में आर एक से बड़ा आएगा? जब N2 बड़ा होगा कि N1 बड़ा होगा? N2 बड़ा होगा। जैसे कि मैं ऊपर रख दूं 4 और नीचे रख दूं 2, तो 2 दूनी 4, यानी 2 वैल्यू आ गई, तो आर एक से बड़ा आ गया। तो स्टेप अप में हमेशा याद रखना आर की वैल्यू एक से बड़ी होती है, और वही स्टेप डाउन के लिए क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन के लिए आर शुड बी लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन। इतना क्लियर है? देखो अब जैसे ये ट्रांसफॉर्मर का रेशियो पूछ लिया, वैसे ही स्टेबलाइजर का रेशियो पूछता है। स्टेबलाइजर का, तो स्टेबलाइजर का रेशियो क्या है? बहुत सिंपल है। फॉर स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर के लिए R इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने स्टेबलाइजर में वोल्टेज की बात करी है, ठीक है, यहाँ पर हमने वोल्टेज, क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल वगैरह देखा, हमने वोल्टेज की बात करी है। तो R इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, या वोल्टेज की जगह वो करंट दे सकता है। तो और मैं यहाँ क्या लग दूं? और जब करंट की बात करेंगे तो I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2। ये किसके लिए है? स्टेबलाइजर के लिए है, स्टेबलाइजर रेशियो जिसको कहते हैं, ठीक है, स्टेबलाइजर रेशियो याद रहेगा। ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स है, इसलिए N2 अपॉन N1, और स्टेबलाइजर में वोल्टेज को वो बढ़ाता घटाता है मैनुअली, इसलिए उसमें V2 अपॉन V1, या करंट का I1 अपॉन I2। करंट और वोल्टेज का इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। मैं यहाँ न्यूमेरिकल लिखता हूं। कहेगा कि एक ट्रांसफॉर्मर का रेशियो, एक ट्रांसफॉर्मर का रेशियो यानी आर कितना है? 3/2 है, 3/2 है। यदि 2 एम्पियर करंट, यदि 2 एम्पियर करंट 180 वोल्ट पर जा रही है, 180 वोल्ट पर जा रही है, तो दूसरी कॉइल में, तो दूसरी कॉइल में करंट एंड वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। दूसरी कॉइल में करंट एंड वोल्टेज कितना होगा, तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। पहले देखो, अब भाई यहाँ पर 2 कॉइल होती है,
डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, ये होता है प्राइमरी P1, P2 सेकेंडरी होता है, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स को हम कहते हैं N1 और इसका कहेंगे N2। अच्छा, N1 में जो करंट जाएगा वो होगा I1, जो वोल्टेज होगा वो होगा V1। इसी तरीके से N2 में जो करंट जाएगा वो होगा I2 और जो वोल्टेज होगा वो होगा V2। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? रेशियो का, क्योंकि इसमें हमें रेशियो दिया है, वोल्टेज दिया है और करंट दिया है। यानी एक किसी भी जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1 में सारी की सारी वैल्यू दी है 180 वोल्ट और एक करंट दिया है इतना। पूछ रहा है कि N2 में V2 और I2 कितना होगा। क्लियर? तो हमको पता है R इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। उसके बाद यहाँ पर I1 मैं लिख लू, I1 कितना है? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और V1 लिख लू 180 वोल्ट। ये हमारा डेटा हो गया 180 वोल्ट, 180 वोल्ट, 180 वोल्ट। उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर के जैसा ही स्टेबलाइजर में आर का एक और रेशियो पढ़ा है। आर का एक और रेशियो है हमारे पास, आर इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 है ना। यहाँ पर अगर मैं आर इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 कर दूं, V2 अपॉन V1, तो हमारे पास आर क्या है भाई? आर है हमारे पास 3/2, 3/2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। तो V2 की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी क्योंकि V1 तो है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 मल्टीप्लाई बाई V1 इज इक्वल टू V2, और V1 की वैल्यू रख दूं 180 वोल्ट, 3/2 इंटू 180 इज इक्वल टू V2। काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 90, यानी V2 हो जाएगा 9 त्रिक 27, 270 वोल्ट। हमें V2 की वैल्यू निकल गई, V2 की वैल्यू निकल गई। उसी तरीके से यहीं पर निकाल लेता हूं। हमारे पास R का फॉर्मूला क्या है? I1 अपॉन I2। ठीक है, देखो इसमें अब R इज इक्वल टू, R सेम वही क्या है 3/2 इंटू I2 हो जाएगा इक्वल टू I1। सॉरी, I1 तो हमारे पास है, हमें I2 निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 3/2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, I2 को इधर भेज के 3/2 को उस साइड भेज देते हैं। तो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 2/3, उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटू I1। अब उसके बाद I2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू I कितना है? 2। ठीक है, तो I2 हो जाएगा हमारा 4/3 एम्पियर, यानी अगर इसको भी काटेंगे तो 1.33 एम्पियर, 1.33 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें भी डेटा में क्या क्या दिया है और वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो फॉर्मूला पुट करके हम वैल्यू को निकाल लेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या हम ये N2 अपॉन N1 लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह तो कुछ दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज दिया था, करंट दिया था, तो हम यहाँ पर कौन सा स्टेबलाइजर वाला लगा सकते थे। याद रखना, स्टेबलाइजर एक तरीके का ट्रांसफार्मर ही होता है, बस उसमें हम मैनुअली वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में मैनुअली नहीं, वो फिक्स्ड होता है कि वो कितना घटाएगा या बढ़ाएगा। क्लियर? चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि, क्वेश्चन लिखता हूं, कैलकुलेट द कट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल बोले तो वोल्टेज। कैलकुलेट द कट ऑफ पोटेंशियल फॉर एन स्टेबलाइजर
stabilizer having ratio R is equal to 3/। अब बताओ कट ऑफ पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, और पोटेंशियल का मतलब क्या, वही वोल्टेज की बात कर रहा है, वोल्टेज का बात कर रहा है। तो बताओ जब वोल्टेज का बात कर रहा है, आर दिया है, तो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, आर इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 लगाऊंगा, या आर इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 लगाऊंगा, या आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 लगाऊंगा, कौन V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, चलो V2 अपॉन V1। देखो हम पहले इसको लिखते हैं फिर समझते हैं। आर कितना दिया है, 3/2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब देखो ऐसे सिचुएशन में हमें कोई भी वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इशारों में क्या कहा है कि भैया निकालो कट ऑफ पोटेंशियल। और अगर कट ऑफ पोटेंशियल के बारे में मैंने डेफिनेशन बताया या उसकी जानकारी दी, तो मैंने कहा कि कट ऑफ पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल होता है जो हमारे वोल्टेज को कितने तक ले जाता है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। यानी वो कह रहा है कि हमारा जो टारगेट है यानी V2 है वो हमेशा कितना होगा, 220 वोल्ट। तो बताओ मेरा जो रेशियो के आधार पर मेरा जो स्टेबलाइजर है उसका कट ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, यानी V1 की वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें 220 दिया नहीं था, लेकिन वो कंसेप्ट पूछा है तुम्हारा कि देखो भैया तुमको कंसेप्ट याद है या सिर्फ रट्टा मार के आए हो। ठीक है, चलो हम यहाँ रखते हैं 3/2 इज इक्वल टू V2 की जगह हम रख देंगे 220 और अपॉन V1। उसके बाद सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाई 2/3 यानी कि 440/3। और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, चौका 12, 6 और 0.6, 146.6 वोल्ट। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 146.6 वोल्ट। यानी जो स्टेबलाइजर है उसका कट ऑफ वोल्टेज है लगभग 147 वोल्ट है। ठीक है, तो कट ऑफ पोटेंशियल और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो उसको सॉल्व कर लोगे। काम करते हैं, आज के लिए इसको यहीं रखते हैं, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करना है वोल्ट मीटर अमीटर, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है।